आदाब, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। 19 अगस्त 2026 से आज 3-4 बड़ी खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं। रूस अपने दोस्त ईरान को भारी असलहा, हथियारों के कलपुर्जे भेज रहा है ताकि वो अपनी जंग को लंबी वक्त तक जारी रख सके, और ये असलहा कैस्पियन एक्सप्रेस के जरिए भेजा जा रहा है। कैस्पियन एक्सप्रेस यानी अमेरिका और इसराइल के हमलों के खिलाफ रूस ईरान की पुष्टपनाही कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है और उसकी फौज को मजबूत करने में अहम रोल अदा कर रहा है। ये बड़ा दावा एक रिपोर्ट के जरिए 18 अगस्त की रात को सामने आया है। ध्यान से सुन लीजिए, एनबीसी की रिपोर्ट है, दुनिया का मशहूर मीडिया हाउस। 18 अगस्त की रात आई रिपोर्ट के मुताबिक रूस की तरफ से ईरान को टीएनटी एक्सप्लोजिव यानी टीएनटी विस्फोटक, ड्रोन के स्पेयर पार्ट्स और बारूद भेजा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये सामान ईरान के उस असलहे के ज़ख़ीरे को दोबारा तैयार करने के लिए भेजा जा रहा है जिसे अमेरिका और इसराइल के साथ जंग के दौरान नुकसान पहुंचा था। सबसे ख़ास बात यह है कि इस सामान को कैस्पियन समंदर के रास्ते ईरान पहुंचाया जा रहा है। इस रास्ते को इस रिपोर्ट में कैस्पियन एक्सप्रेस का नाम दिया गया है और इस समुद्री रास्ते में भी एक सीक्रेट रास्ता अपनाया जा रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक एक बड़ी बात ये सामने आई है कि रशिया के 2 दर्जन से ज़्यादा समुद्री जहाज़ इस रास्ते से सामान पहुंचा रहे हैं और इनमें से ज़्यादातर जहाज़ पहले से ही वेस्ट की पाबंदियों की जद में हैं। यानी ये एक ऐसे जहाज़ हैं जिन्हें कहा जाता है ना कि शैडो फ्लीट, वो हैं। दिलचस्प बात यह है कि पहले इसी रास्ते से ईरान के ड्रोन रूस पहुंचते थे, लेकिन अब दावा है कि फ़ौजी साजो सामान की आमद व रफ्त दोनों तरफ से हो रही है। यानी ईरान से रूस को ड्रोन और दूसरी चीज़ें जा रही थी और अब रूस से ईरान को उसकी फ़ौज दोबारा मजबूत करने का सामान भेजा जा रहा है और भारी हथियार भी। शायद उनका जिक्र नहीं किया गया है रिपोर्ट में, लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका और इसराइल के हमलों से ईरान की मिसाइल और ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्रियों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, और ये बात भी सही है। इसी वजह से ईरान को अब बाहर से सामान हासिल करके अपने असलहे के ज़ख़ीरे को दोबारा भरने की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं। कैस्पियन सी का ये रास्ता रूस और ईरान के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि वहाँ अमरीकी फ़ौज की सीधी मौजूदगी नहीं है। यानी इस रास्ते से सामान भेजना अमेरिका की नज़र और उसकी समुद्री नाकेबंदी से बचने का एक अहम ज़रिया बन सकता है और बन रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पहले इस रास्ते में खलल डालने की कोशिश हुई, लेकिन इसके बावजूद रूस और ईरान के बीच बहरी राब्ता यानी समुद्री राब्ता और जहाज़ों की आवाजाही जारी रही। इसका मतलब साफ है कि रूस और ईरान अब एक दूसरे की फ़ौजी ज़रूरतें पूरी करने में पहले से कहीं ज़्यादा करीब आ रहे हैं। अमेरिका के ख़िलाफ़ दोनों की अपनी अपनी जंग है, लेकिन इस वक्त दोनों एक दूसरे की ताकत बने हुए नज़र आ रहे हैं, और ये ताकत, ये यूनिटी अमेरिका समेत इसराइल के लिए एक बड़ा और बुरा अलार्म है। अब एक और बड़ी खबर सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत को लेकर एक बड़ा यू टर्न ले लिया है और अपने टॉप एनवॉयस को ईरान के साथ चल रही बातचीत को फ़ौरन रोकने का हुक्म दे दिया है। यानी जिस वक्त डिप्लोमेसी के ज़रिए जंग का हल निकालने की कोशिश हो रही थी, उसी वक्त ट्रंप ने बातचीत का रास्ता ही रोक दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक 18 और 19 अगस्त की दरमियानी रात ट्रंप ने अपने टॉप एनवॉयस को ईरान के साथ बातचीत आगे न बढ़ाने का हुक्म दिया है। ये फैसला अमेरिका की ईरान पॉलिसी में एक बड़ी तब्दीली, एक बड़े शिफ्ट का इशारा माना जा रहा है। इससे पहले अमरीकी साइड से ईरान के साथ बातचीत के ज़रिए किसी समझौते तक पहुंचने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब ट्रंप के इस नए हुक्म के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका एक बार फिर डिप्लोमेसी से पीछे हट रहा है और क्या ईरान के ख़िलाफ़ दबाव या मिलिट्री एक्शन का रास्ता दोबारा खुल रहा है। अगर बातचीत नहीं होगी तो फिर क्या होगा? बातचीत से पहले जो हो रहा था, यानी जंग। दोस्तों, अगर बातचीत पूरी तरह रुकती है तो इससे अमेरिका और ईरान के बीच पहले से मौजूद तनाव और ज़्यादा बढ़ सकता है। अब ईरान से आई 2-3 बड़ी खबरें सुन लीजिए। ये 18 और 19 अगस्त की देर रात, दरमियानी रातें मर्ज हुई। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर अमेरिका पर एक बड़ा तंज किया है और दावा किया है कि अब फारस की खाड़ी में अमेरिका का असर कम होता जा रहा है और एक नए पोस्ट अमेरिकन ऑर्डर की शुरुआत हो रही है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रिजाई ने
ये कहा है कि फ़ारस की खाड़ी में, गल्फ़ ऑफ पर्शिया में अब एक ऐसा नया निज़ाम उभर रहा है जिसमें अमेरिका का पहले जैसा दबदबा नहीं रहेगा। मोहसिन रज़ाई ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को दोबारा खोलने में अमेरिका की नाकामी और इस स्ट्रेट को अपना इलाका बताने के उसके दावे के बीच बहुत बड़ा फासला है। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि ये फासला वाशिंगटन और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बीच मौजूद 7,000 मील के फासले से भी ज़्यादा है। रज़ाई ने आखिर में लिखा, फ़ारस की खाड़ी में पोस्ट अमेरिकन ऑर्डर में आपका खैर मकदम है। यानी दोस्तों, समंदर वही है, बस अब लहरों पर हुकूमत चलाने का अमरीकी गुरूर धीरे धीरे उन्हीं लहरों में डूबता नजर आ रहा है। अब ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर का बयान सुनिए। मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि अमेरिका महज दबाव बढ़ाकर ईरान से कोई रियायत यानी कंसेशन हासिल नहीं कर सकता, ख़ास तौर पर वो रियायतें जो इस्लामाबाद MOU का हिस्सा कभी थी ही नहीं। अपने एक्स अकाउंट पर अंग्रेज़ी में पोस्ट करते हुए गालिबाफ ने अमरीकी अफसरों से कहा कि अमेरिका को शायद ये गलतफहमी है कि ईरान पर ज़्यादा प्रेशर डालकर वो ऐसी बातें मनवा लेगा जो इस बातचीत के ड्राफ्ट में शामिल ही नहीं थी। अमरीकी ट्रेजरी सेक्रेटरी या अमरीकी फाइनेंस मिनिस्टर स्कॉट बेसेंट और वहाँ के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ पर सीधा निशाना साधते हुए गालिबाफ ने कहा कि ये दोनों अफसर इस जिम्मेदारी के लायक ही नहीं हैं, और उन्होंने बेहद तल्ख लहजे में कहा कि अमरीकी अफसरों को जोकरों की इस टीम यानी टीम ऑफ क्लाउन से किसी करिश्मे या जादू की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वो अचानक टोपी से खरगोश निकाल लेंगे और अमेरिका को उस क्राइसिस से बचा लेंगे जो उसने खुद पैदा की है। यानी दोस्तों, ईरान ने साफ कर दिया है कि दबाव बनाने के पुराने हथकंडे अब काम नहीं आएंगे और जोकरों की इस टीम के भरोसे रहकर अमेरिका सिर्फ अपना ही नुकसान कर रहा है। एक दो खबरें यहाँ से हैं। ये जो तस्वीर है ये एक इस्राएली फ़ौजी की तस्वीर है और इसका नाम था यह है यहूदा कार्ड्स, लेकिन 44 साल बाद इसकी तलाश पूरी हुई है। 44 साल से लापता था और अब इसकी हड्डियाँ इसके वतन इसराइल लौटी हैं, क्योंकि ये सुल्तान याकूब नाम की एक जंग हुई थी लेबनान में और सीरिया में, उसमें लेबनान में लापता हुआ था। सीरिया से वो जंग थी और बड़ी तारीख़ी जंग थी, क्योंकि रशिया टुडे भी लिखता है कि 1982 में ये जो सीरियन आर्मी और IDF के बीच जंग हुई थी वो सीरिया की हिस्ट्री की बड़ी जीत थी और इसमें 30 इस्राएली फ़ौजी मारे गए थे और कई टैंक तबाह कर दिए थे सीरिया की आर्मी ने। और तभी से ये बंदा यहूदा कार्ड्स लापता था, लेकिन अब उसके रिमेन्स जो हैं वो IDF को हासिल हो गए हैं। हिंद रजब फाउंडेशन ने एक कंप्लेंट एक इस्राएली फ़ौजी के ख़िलाफ़ भारत में लॉन्च की है और HRF का हिंद रजब फाउंडेशन का ये कहना है कि वो इस्राएली फ़ौजी जो गज़ा में जेनोसाइड में शामिल था वो इस वक्त भारत में है और भारत की हुकूमत और पुलिस का ये फ़र्ज़ है कि वो उसे पकड़े और गिरफ़्तार करे। उस फाउंडेशन का ये कहना है कि इस फ़ौजी की यूनिट ने जो है वो अबसान अल सगीरा, जो कि खान यूनिस का एक हिस्सा है गज़ा के, वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से एक्सटेंसिव डेमोलिशन, बहुत बुरे और बड़े पैमाने पर तबाही, घरों को गिराना, इमारतों को ज़मींदोज़ करने की कार्रवाइयों में शामिल था ये, और मार्च अप्रैल 2024 के दौरान इसलिए इसे पकड़ा जाना चाहिए। और कहा गया है कि सैटेलाइट इमेजरी, वेरीफाइड फुटेजेस और कई ओपन सोर्स इंटेलिजेंस सपोर्ट एलिगेशंस जो हैं वॉर क्राइम्स के, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के और जेनोसाइड के, इसके ख़िलाफ़ इस फ़ौजी के हैं जो भारत में टहलने आया। पिछले वीडियो में हमने आपको एक ख़बर बताई थी और आप वो टॉप ख़बर थी, और अभी हम उसकी फिर एक और तस्वीर आई वो दिखा दे रहे हैं। बेन गुवेर जो इसराइल का कट्टरपंथी नफरती मिनिस्टर है, उसने फ़लस्तीनियों को फांसी देने के लिए बाकायदा एक यूनिट तैयार की है और वहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। उसने उसकी तस्वीरें पोस्ट की हैं 18 अगस्त को, और ये उसके बिना उस कंस्ट्रक्शन साइट की तस्वीर है। बाकी की जगह को जो है वो इन लोगों ने ब्लर कर दिया है ताकि ना पहचान पाएँ कि कौन सी जगह है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। आज़ाद बोल इंडिया आप ही का चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर ना किया हो तो।